गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम कर्मचारी संगठन के विषय में वार्तालाप करेंगे। कर्मचारी संगठन क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ संगठित होकर कार्य करते हैं, कुछ असंगठित। यानी कि कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जो पूर्व से ही संगठित है और उसमें सम्मिलित होकर, जैसे सरकारी नौकरियां होगी, किसी कंपनी में होगी, तो उन्हें एक संगठन प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग परिस्थितिवश असंगठित क्षेत्रों का कार्य करते हैं, जैसे जो हॉकर्स हो गए, जो रेडी लगाने वाले हो गए, या जो ठेला लगा के अपना व्यवसाय करते हैं, या घरों में कार्य करने वाले जो मेड होते हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। यानी कि एक क्षेत्र इस प्रकार अपने व्यवसाय को, दैनिक आवश्यकताओं को, व्यवसाय को सुनिश्चित करने हेतु दो क्षेत्रों की यहाँ पर को स्थिति हमें दिख रही, एक संगठित, एक असंगठित। तो असंगठित जो क्षेत्र होगा फ्रेंड्स, उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रित होगा। चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो गए, या किसी कंपनी के कर्मचारी हो गए, या किसी फैक्ट्री आदि के कर्मचारी जो संगठित है, जिनका एक संगठन है। ट्रेड यूनियन एक्ट है इस संबंध में 1926 का, और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, यानी कि किसी प्रकार की क्षति होती है उन्हें, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 1923 जिससे वो कवर होते हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इस संबंध में है। तो फ्रेंड्स, संगठित और असंगठित में काफ़ी अंतर है। ना असंगठितों की ना वेतन या मजदूरी निश्चित है, न उनके कार्य करने की स्थितियाँ निश्चित हैं, न उनका जो है कार्य करने के घंटे निश्चित हैं, न बीमा की कोई सुविधा मिलती है, न उन्हें किसी प्रकार की जो है पेंशन की कुछ सुविधा मिलती है, या पेंशन के समान कोई उनके लिए फंड होता है, भविष्य निधि, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, क्योंकि वे मजबूरी से या किसी अन्य परिस्थिति के कारण वो जो है संगठित नहीं है और अपना दैनिक जीवन यापन के लिए इस प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे रेडी लगाना हो गया, हॉकर्स हो गए, और जो है अन्य प्रकार के इस प्रकार के व्यवसाय हो गए, या मजदूरी कर रहे हैं, तो संगठित नहीं है। और एक तरफ जो है संगठित है, जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, और जो है किसी कंपनी के, फैक्ट्री के कर्मचारी हो गए, या किसी जो है किसी इसी प्रकार किसी अन्य व्यवसाय में लगे हुए संगठित, जिन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, या जो किसी यूनियन में सम्मिलित हो गए, तो ये संगठित कहलाएंगे। तो यहाँ पर को हमें क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास संगठन नहीं होगा तो हमारी आवाज़ या हमें जो नियम कानून के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, हम उन्हें इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते, उनको क्रियान्वित नहीं करा सकते। क्योंकि जो मनुष्य का विवेक है फ्रेंड्स, वो विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। माना सामान्य अगर परिदृश्य में देखें, कोई अधिकारी या कोई ऊंचे पद का व्यक्ति, या अपने से कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य कोई उसके जो अधीन है, तो उस व्यक्ति का जो कोई मानसिक स्थिति अलग हो सकती है, उसकी शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है, उसका मनोभाव अलग हो सकते हैं, उसका दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। तो वो अपने अधीनस्थ से उस प्रकार कार्य करा सकता है, जिसमें मानवीय दशा हो भी सकती, नहीं भी, और उसका व्यवहार मानवीय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या नियम के विरुद्ध भी करा सकता है, क्योंकि वो उसके अधीन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में क्या है, एक संविधान है लिखित। ये लिखित संविधान इसीलिए रखा गया है कि किसी का विवेक, डिस्क्रिशन यहाँ पर को इन कार्य विधियों या नियम कानूनों को प्रभावित न करे। हर कोई व्यक्ति, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी से किसी नियम के तहत कार्य कराएगा जो लिखित होंगे। भारतीय संविधान तो ये कहता है कि प्रत्येक जो भारत में निवास कर रहा है, अधिकारी, कर्मचारी, नेता या कोई भी वर्ग, वो उसके कर्तव्य भी और उसके अधिकार भी निश्चित है। उसके नागरिक होने के कारण क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो भी निश्चित हैं, वो भी लिखे गए हैं। उनमें किसी का विवेक कार्य नहीं करेगा। और उसके अगर वो किसी पद को प्राप्त करता है तो क्या उसके कार्य होते हैं, क्या उसके दायित्व, सब लिखित है। क्योंकि मानव का जो विवेक है, मानव की जो प्रवृत्ति है, वो परिवर्तनशील है। वो उसके विवेक को
उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके मनोभाव प्रभावित कर सकते हैं, वो नियम के विरुद्ध जाकर भी कार्य करा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर नियम को तोड़ के वो कार्य करा रहा है अपने अधीनस्थ से, तो उस पर निश्चित जो है दंड का प्रावधान है भारत में। तो इसलिए ये जो लिखित है, इसीलिए ये प्रभावशाली माना जाता है अलिखित से, क्योंकि अलिखित यहाँ पर जो अराजकता और नियमों को तोड़ने का कार्य हो रहा है, क्योंकि विवेक है और लिखा है नहीं तो टूट सकता है। ये मानव की प्रवृत्ति, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष पदधारी के लिए ये बात नहीं कही जा रही, ये मानव की प्रवृत्ति है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति में भिन्न भिन्न जो है परिस्थितियों का फर्क पड़ता है। मानसिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, या वो क्या देख के आ रहा है, क्या सुन के आ रहा है, क्या सीख के आ रहा है, क्या क्या उसने देखा, क्या उसकी स्थिति हो गई है, कैसी उसकी मानसिक स्थिति है, तो अपने अधीनस्थ को प्रताड़ित कर सकता है। लेकिन क्या है, लिखित है तो उसकी मानसिक स्थिति कुछ भी है, उसकी शारीरिक स्थिति कुछ भी है, उसका मनोभाव कैसे भी है, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी है, लेकिन उसको उस लिखित के अनुसार ही वो अपने अधीनस्थ से कार्य कराएगा। जैसे मैं अधिकारी हूँ तो मैं अपने अधीनस्थ से वही कार्य कराऊंगा, चाहे मेरी मानसिक स्थिति कुछ भी है, जो लिखित है। जो मेरे को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट कराने का मुझे अधिकार है कि मैं अपने अधीनस्थ से उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराऊँ, क्रियान्वित कराऊँ जो लिखित है, जो एक पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन में है, जो एक सर्कुलर में है, जो कर्मचारी नियमावली में है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स जो है नियम कानून क्या है और किस प्रकार ये कार्य करते हैं भारत में, और संगठित और असंगठित में क्या अंतर है। संगठित तो वह है जो किसी संगठन में जुड़ गए हैं या अपना संगठन बना लिया है। असंगठित वो है किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए या ऐसे संगठन में अपना आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उसको चूज किया, उन्हें चूज करना पड़ा, जैसे हॉकर और घरों में काम करने वाले मजदूर आदि। तो इनके जो असंगठित वालों के अधिकार निश्चित नहीं है, न काम करने के, न मजदूरी, न पेंशन, कुछ भी निश्चित नहीं। कि संगठित अपने संगठन के नियम कानून जान के अपने उच्च अधिकारियों से, एम्प्लॉयर से जो नियम कानून, जो अधिकार उन्हें मिले उनको इम्प्लीमेंट करा सकते, क्योंकि वो संगठित ताकतवर है। संघे शक्ति सर्वदा। तो इस कारण से क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है कि नियम कानून हालांकि लिखे हुए हैं, अधिकारी के क्या है, कर्मचारी के क्या है, और किसी अन्य वर्ग के जो है वो किसी भी कंपनी में, किसी भी विभाग में क्या अधिकार है, सब लिखे हुए हैं। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक संगठन की, एक शक्ति की, एक आवाज़ की आवश्यकता होती है। इसीलिए यूनियन बनाई जाती है। तो यूनियन का जो अध्यक्ष या अन्य पदधारी होते हैं वो एक परिवार के मुखिया या मुखिया के करीबी होते हैं। जैसे अध्यक्ष तो मुखिया हो गए, और मुखिया के सहायक या मुखिया के सलाहकार के रूप में सचिव आदि होते हैं, या कोषाध्यक्ष और आदि उपाध्यक्ष आदि उनकी सहायता के लिए अन्य पद इसमें रखे जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी विभाग में, किसी भी कंपनी में कार्य करते हैं तो हमारे जो यूनियन का अध्यक्ष होता है, अगर इस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को जो है परिवार का सदस्य मान लिया जाए तो अध्यक्ष जो है परिवार का मुखिया है। हमें उसके सराउंडिंग में रहते हुए उसके दिशा निर्देश में कार्य करने होते हैं। हमें कोई परेशानी होती है तो हम उन्हें बताएंगे कि हमें ये परेशानी है, वो उसका नियमानुसार सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी जो नियमबद्ध नहीं है, जो नियम के विरुद्ध है, उसको हम इम्प्लीमेंट करा दें या उसके लिए अनुरोध करें। लेकिन जो नियम में है, अगर उसका कहीं पर उल्लंघन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, या काम करने की उचित दिशाएं नहीं जा रही, जो लिखित है कि भाई 8 घंटे कार्य किया जाएगा या जो भी अनुबंध है इतने घंटे कार्य जाएगा, ये राशि दी जाएगी, ये आपका वेतन है, और ये स्थानांतरण की क्या नीति है, और अन्य जो भी लिखित चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो लिखी है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट अगर उसका नहीं हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, किसी के संग उत्पीड़न हो रहा है, या किसी के संग जाति हो रही है, पक्षपात हो रहा है, तब हम अपने अध्यक्ष से कहेंगे कि ये बात है और लिखित ये है, ये नियम कानून होता है, और मैं इस कानून के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, और इस पर आप मेरी सहायता कीजिए। या अध्यक्ष महोदय हमें कहेंगे कि भाई आप ये अगर कोई नियमबद्ध कार्य नहीं कर रहा है कर्मचारी या उनकी यूनियन का सदस्य, तो उससे कहेंगे कि नियम में रहिए, अगर आप नियम के विरुद्ध जाते हैं तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि लिखित काम, सभी चीज़ लिखित है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक शक्ति की, और जब हम पृथक रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो हमारी शक्ति शून्य हो जाती है। एक व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा,
या क्या चल रहा है ये भी पूरा उजागर नहीं हो पाएगा। लेकिन संघ में रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम जो नियम कानून हैं, जो हमारे अधिकार हैं लिखित, जो हमारे कर्तव्य हैं लिखित, उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा और हमारे अधिकारों को भी, हमारे कर्तव्यों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को इस संबंध में कि भाई मुझे काम की सही दशाएं नहीं मिल रही हैं या मुझे निश्चित जो है मेरा जो मुझे मिलना चाहिए लाभ, आर्थिक लाभ वो नहीं मिल रहा है, तो इस संबंध में हमारा संगठन हमारी पूरी सहायता करता है। तो हमें हमेशा संगठित रहना चाहिए और संगठन की उपयोगिता को समझना चाहिए। एक परिवार की तरह हमें संगठन में रहना चाहिए और किसी भी सदस्य के किसी भी प्रकार की जो है पीड़ा में उसका साथ देना चाहिए। एक परिवार के सदस्य की तरह हमें सभी सदस्यों को देखना चाहिए और उसका सहयोग। भाई किसी की माना लड़की की शादी है तो हमें उसको फ़ोन करना चाहिए, भाई तुम्हें क्या आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं भी हो सकती, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यही वाइस वर्सा है। जब हमें ये आवश्यकता पड़ेगी तो वो सदस्य हमसे पूछेगा और अध्यक्ष महोदय जो इस पर निर्देश दें तो हम उसका अनुपालन करेंगे। या किसी के कोई दुख की है, कोई मेडिकल, किसी को कोई आवश्यकता है, माना किसी को कोई चिकित्सीय कोई शारीरिक पीड़ा है तो उसको हमको फ़ोन करना चाहिए। अगर आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो आर्थिक मदद उसे देनी चाहिए, क्योंकि वाइस वर्सा है, क्योंकि जब हमें पड़ेगी तो वो भी देगा। अध्यक्ष महोदय इसमें जो निर्देश देते हैं उसे हमें पालन करना चाहिए। या किसी कारणवश अध्यक्ष महोदय तक ये सूचना नहीं पहुँचती तो हमें अध्यक्ष महोदय तक ये सूचना पहुँचा के एक परिवार के मुखिया होने के नाते उनको बता करके अन्य से भी इसके लिए सहायता हेतु कहना चाहिए। किसी भी प्रकार की माना किसी का किसी व्यक्ति से क्लेश हो गया, अगर हम संगठित रहेंगे, हमारा संगठन पूरा उस अपने जो हमारे सदस्य के प्रति जो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है या उसके संग जो वाद विवाद किसी अन्य का हो रहा है उस पर हम खड़े हो जाएंगे तो उस पर शक्ति होगी, हमारी बात को सुने जाएगा। क्योंकि संगठन में शक्ति है, सुख दुख हर पीड़ा में संगठन हमारा सहयोग करता है। इस संगठन की हमको उपयोगिता को समझना चाहिए। संगठन को व्यक्तिगत हित के लिए है या मेरी हित के लिए या किसी अन्य के हित के लिए है, ये कतई नहीं है। संगठन सबके हित के लिए है, अधिकारी कर्मचारी सभी के हित के लिए, सभी के अपने अपने संगठन होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि किसी की मानसिक स्थिति जो मानसिक स्थिति के अनुसार, किसी के विवेक के अनुसार जो नियम कानूनों का अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसमें संगठन अपनी आवाज़ रख करके उसको सुनिश्चित करा सकता है कि भाई ये कार्य लिखित दशाएं हैं, ये लिखित होना, ये चीज़ें होनी चाहिए और इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो कर्मचारी को हित की रक्षा के लिए उसका वेतन हो गया, उसकी पेंशन होगी, सभी के लिए हमारा जो संगठन कार्य करता है। इसके साथ साथ संगठन यही नहीं करता, अपने सदस्यों को कर्तव्य भी बताता है। अगर कोई कर्तव्य के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर रहा, अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन उसको भी जो अपने सदस्यों को बताता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। इससे संगठन का भी हित है, कंपनी का भी हित है और हमारे विभाग का भी हित है। और अगर सभी हमारे विभाग आदि का हित है तो यहीं से हमारी जो रोजी रोटी है तो आपका भी हित है। तो इसी प्रकार हमें जो रिटायर जो हमारे साथी हो जाते हैं उनकी पेंशन या पेंशन तुल्य कुछ ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि वो संगठन में जुड़े रहें और संगठन के हित के लिए रिटायर होने के बाद भी वो प्रयास करते रहें। कुछ इस प्रकार के फंड की हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका हित और उनका हित जो है संगठन देखता रहे, संगठन का हित वो देखते रहें पेंशन वो रिटायर होने के बाद भी। इस प्रकार के पेंशन और मतलब ये कहेंगे आजीवन उसकी आजीविका सुनिश्चित करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही स्थिति बाद में जाके हमने भी फेस करनी है। तो आशा करता हूँ कि संगठन की उपयोगिता, आवश्यकता और संगठन के नियम कानून और कर्तव्य को स्पष्ट करने में मैं यहाँ पर सक्षम रहा हूँगा और आपके लिए बोधगम्य रहा होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।